हाँ जी, तो आ गए अब। आज हम बात करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। कहते तो एक साइंटिस्ट हुए डाल्टन साहब, तो उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे हम एटम कहते हैं। और इनकी थ्योरी बेस्ड थी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर, जो कि एल्वशियर साहब ने दी थी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में उन्होंने करेक्ट एक्सप्लेनेशन दी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की एंड लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन की। इन्होंने क्या किया, बहुत से पोस्टुलेट दिए एटॉमिक थ्योरी के ऊपर। अब हम उन्हें स्टडी करेंगे। हम कह सकते हैं कि डाल्टन जी ऐसे थे कि उन्होंने अच्छे से थोड़ा उस समय के हिसाब से अच्छी एटॉमिक थ्योरी दी। तो हम बात करेंगे अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। सबसे पहला पोस्टुलेट उन्होंने दिया, all matter is made up of very teeny particles। ये बात, मैटर्स बहुत ही छोटे टीनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको हम कहेंगे एटम, आर कॉल्ड एटम्स। वो टीनी पार्टिकल्स क्या होंगे? एटम। और दूसरा पोस्टुलेट उन्होंने दिया कि एटम्स टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में एटम ही पार्टिसिपेट करता है, यानी एटम का ही आदान प्रदान होता है, यानी एटम ही कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाता है और एटम ही टूट कर नए प्रोडक्ट बनाता है। तीसरा पोस्टुलेट उन्होंने दिया, एटम्स आर इंडिविजिबल, मतलब एटम टूट नहीं सकता। तो इसी के बेस पे एटम टूट नहीं सकता, इसका मतलब एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब एटम अगर डिवाइड ही नहीं सकता, एटम टूट ही नहीं सकता, तो एटम को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। अगर एटम को अलग अलग एटम को तोड़ ही नहीं सकेंगे तो उसको क्रिएट कैसे करेंगे? तो एटम कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसी के बेस पे ही इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन किया कि अगर एटम ही टूट सकता है, यानी एटम का मास कंजर्व रहेगा, एटम का मास कंजर्व रहेगा, तो हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कंजर्व रहेगा। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना मास बनेगा ना टूटेगा। तो इससे प्रूफ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा अगला पॉइंट उन्होंने क्या दिया, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब लिख देते हैं, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, जो भी हमें एलिमेंट मिलेगा, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास, आइडेंटिकल इन मास। जैसे हमें पता है एलिमेंट्स एटम से मिलकर बना होता है, और एटम्स, बहुत सारे एटम्स मिलकर एलिमेंट बनाते हैं, यानी एक एलिमेंट में जितने भी एटम्स होंगे उनका मास हमेशा सेम होगा, यानी मास हमेशा उनका सेम होगा, आइडेंटिकल इन मास। ठीक है, आइडेंटिकल इन मास एंड आइडेंटिकल इन केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका लाइन का मतलब अभी डिटेल में समझाते हैं। मान लो हमें दे रखा है, कोई कार्बन का एटम दे रखा है, कार्बन का एटम है, मतलब कार्बन का एलिमेंट है, ये बहुत सारे एटम मिलकर एक एलिमेंट फॉर्म कर देंगे, ये कार्बन एलिमेंट लगा लो, ये कार्बन एलिमेंट हो गया, ये एक कार्बन का एटम हो गया। ठीक है, इस एटम का मास, इस एटम का मास, इसका 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 भी सभी का मास सेम होगा। इस एटम की केमिकल प्रॉपर्टी, इसकी भी सभी एटम्स की केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी, आइडेंटिकल होगी। समझिए, अगर दूसरा एलिमेंट कोई लाए, मान लो हम लगाए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एलिमेंट भी बहुत सारे ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना होगा, ऑक्सीजन एटम।
इस एटम का मास सेम होगा, इसका भी, सभी एटम्स का मास और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, लेकिन इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी, क्योंकि ये कार्बन एलिमेंट है और ये ऑक्सीजन एलिमेंट है, ये कार्बन एलिमेंट है, ये ऑक्सीजन एलिमेंट है। इसके एटम्स अलग हो गए और इसके एटम्स अलग अलग होंगे। तो हम इस कंक्लूजन में पहुंचे कि सेम एलिमेंट के सेम एटम में उनका मास भी सभी एटम का सेम होगा और केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी, और जो ऑक्सीजन और कार्बन के अलग अलग एटम में अलग अलग मास होगा, यानी कार्बन के अलग एटम का अलग मास होगा, ऑक्सीजन के अलग एटम का अलग मास होगा। तो हम लिख सकते हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट atoms of different elements have different mass। अगर मास अलग अलग हुआ तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग होगी, मतलब एंड हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। सिंपल सी बात है। एक पॉइंट और इन्होंने दिया जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एटम जब भी कंबाइन करेंगे, एटम्स कंबाइन करेंगे वो करेंगे होल नंबर रेशो में, मतलब एटम्स कंबाइन इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर। अब भाई ये होल नंबर क्या होता है? टू फॉर्म कंपाउंड atoms combine in the atoms combine in the ratio of small whole number to form compound। whole number क्या होता है? जैसे 1 2 3 4 56 68, ये सभी क्या हो गए? होल नंबर, मतलब पूरे नंबर। अगर 1.1 है, 1.23, 1.7, 1.7.9, ये सभी होल नंबर नहीं है, यानी पूरे नंबर नहीं है, पॉइंट्स में है। मतलब जब भी आइटम कंबाइन करेंगे वो होल नंबर की रेशो में करेंगे। मतलब मान लो एक कार्बन का एटम करेगा और 2 ऑक्सीजन के CO2 बना लेगा, एक कार्बन का करेगा 3 कार्बन करेंगे और 8 हाइड्रोजन करेंगे। ये नहीं हो सकता कि C23.3 H3.8 ऐसे कभी भी कंबाइन नहीं होंगे। ये सिर्फ होल नंबर की रेशो में होंगे, यानी C12 C3H8 ऐसे एटम्स कंबाइन होके कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, पॉइंट्स में कभी भी कोई एटम कंबाइन नहीं होगा, ये बात हमेशा याद रखना। और अगला पॉइंट उन्होंने दिया, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम relative number and kinds of atoms are constant in given compound। अब इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से पढ़ना है इस लाइन को। द रिलेटिव नंबर कौन कौन से? अगर 2 एलिमेंट हो गए, उनके रिलेटिव नंबर और जो भी उनके एटम्स होंगे, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स होंगे, और जितने भी अलग अलग टाइप के एटम्स होंगे वो कांस्टेंट होंगे। ये सुना सुना नहीं लग रहा आपको स्टेटमेंट? अरे सुनी सुनी तो लगी रही है, क्योंकि यही तो है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनाइट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन मतलब, एक एग्जांपल लेते हैं वाटर का, H2O। द रिलेटिव नंबर, मतलब अगर ऑक्सीजन के एटम का नंबर बढ़ेगा वैसे ही हाइड्रोजन के एटम का नंबर बढ़ेगा। कैसे? एंड काइंड्स ऑफ एटम, मतलब अगर हाइड्रोजन के 2 एटम कंबाइन है और ऑक्सीजन के 1 एटम कंबाइन है, तो इसी रेशो में अगर हम उनका नंबर बढ़ाएंगे या मास बढ़ाएंगे तो उसी रेशो में बढ़ेगा। मान लो ऑक्सीजन के 2 एटम इंक्रीज कर गए, ठीक है, ऑक्सीजन के 2 एटम इंक्रीज करेंगे तो हाइड्रोजन के 4 एटम इंक्रीज कर देंगे, मतलब रेशो हमेशा मेंटेन रहेगी। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। मतलब अगर 2 हाइड्रोजन कंबाइन होकर और 1 ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर बना रहे हैं तो वाटर ही बनाएंगे और इसी रेशो में कंबाइन होंगे। इसी को हम लॉ ऑफ डेफिनाइट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं।
ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, ये डाल्टन साहब के अपने एटॉमिक थ्योरी होगी। अब इन्होंने थ्योरी दी, साथ में इस थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे, मतलब कहीं ना कहीं ये थ्योरी फेल भी करी होगी, क्योंकि आज के मॉडर्न ज़माने में इतनी तरक्की हो गई है, तो कहीं ना कहीं ये थ्योरी लैक कर रही होगी। तो हम जानेंगे कि ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के क्या क्या ड्रॉबैक रहे हैं, इसके बारे में हम अभी पढ़ते हैं। सबसे पहला उन्होंने कहा कि एटम्स आर इनडिविजिबल, मतलब एटम्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन हम जानते हैं कि एटम्स डिविजिबल होते हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक तो यही होगा कि एटम्स आर डिविजिबल, एटम्स आर डिविजिबल, एटम डिवाइड हो सकते हैं। ये एटम डिवाइड कैसे हो सकते हैं अभी बताते हैं। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। तो कैसे डिवाइड होगे, क्योंकि आपने न्यूक्लियर फिजन का नाम सुना होगा, न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर रिएक्शन का नाम सुना होगा, एटॉमिक बम का नाम सुना होगा। ये सभी क्यों, एटॉमिक बम इतना खतरनाक क्यों, क्योंकि अगर एक एटम फटेगा तो उसके साथ वाला भी फटेगा, ऐसे चेन रिएक्शन चलती रहती है, इसलिए एटॉमिक बम इतना खतरनाक होता है। मतलब एटम्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब ये पॉइंट इनका डाल्टन साहब का गलत हुआ कि एटम्स आर इंडिविजिबल। अब इसकी डेफिनेशन, मतलब इनका पॉइंट को एक्सप्लेन कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी, साथ साथ लिखते जाना, एटम वर इंडिविजिबल, मतलब एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन हमें अब पता है, बट नाउ वी नो, क्या पता है कि एन एटम इज डिविजिबल, एटम को तोड़ा जा सकता है न्यूक्लियर रिएक्शन की मदद से, न्यूक्लियर रिएक्शंस की मदद से। और ये न्यूक्लियर रिएक्शंस की मतलब कैसे तोड़ा जा सकता है, ये हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अल्फा डीके बीटा डीके, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं उसके बारे में। और हमें पता चल गया कि एटम्स इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तीनों चीज़ों से, मतलब एटम इन तीनों चीज़ों से मिलकर बना होता है। ये मतलब एटम की हमें पता है स्फेरिकल शेप होती है, ये एटम का न्यूक्लियस हो गया, इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन बैठे होते हैं और प्रोटॉन बैठे होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे सर, ठीक है। अभी के लिए डाल लो, ये एटम हो गया, ये उसका न्यूक्लियस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये प्रोटॉन हो गया, ये न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है। अभी के लिए ये जान लो, ठीक है। अब बात है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने कहा कि किसी भी गिवन एलिमेंट का मास सेम होता है, लेकिन आज की डेट में हमें पता है आइसोटोप्स के बारे में। अब ये आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो, एटॉमिक नंबर इज सेम बट एटॉमिक मास इज डिफरेंट। अब ये एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, ये इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, इज डिफरेंट। बस अभी इसके ड्रॉबैक जानने के लिए बस जान लो आइसोटोप होते हैं। मान लो हाइड्रोजन का एग्जांपल है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ऐसे 3 हाइड्रोजन मिलते हैं, लेकिन हमें नेचर में क्या मिला, जो हाइड्रोजन 1 है उसका एटॉमिक मास 1 है,
दूसरा हाइड्रोजन मिला, उसका एटॉमिक मास 2 है। तीसरा हाइड्रोजन मिला, उसका एटॉमिक मास 3 है। इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है, इसे हम कहते हैं ड्यूटेरियम। ये भी हाइड्रोजन है लेकिन इसका एटॉमिक मास ज़्यादा है, इसलिए हम कहते हैं ट्राइटियम या ट्रीटियम। मतलब डाल्टन साहब ने कहा कि सेम एलिमेंट में एग्जैक्ट सेम मास होता है, लेकिन अब आइसोटोप्स हमें मिल चुके हैं, मतलब एक एलिमेंट के अलग अलग मास भी हो सकते हैं। ठीक है, पहला ड्रॉ पॉइंट ये इनका फेल हो गया। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी says that all atoms of a given element, atoms of given element have exactly the same mass. But now we know that atoms of same elements can have slightly different mass. ऐसे एलिमेंट को हम कहेंगे आइसोटोप्स, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा पर एटॉमिक मास नंबर अलग होगा। डाल्टन साहब ने यह भी कहा था कि अलग अलग एटम का अलग अलग मास होगा, लेकिन हमें आज आइसोबार के कंसेप्ट के बारे में पता है कि अलग अलग एलिमेंट का सेम मास भी हो सकता है। तो आइसोबार क्या होते हैं? आइसोबार सेम मास नंबर, सेम एटॉमिक मास, लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब आइसोटोप क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। आइसोबस एटॉमिक मास सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। अब इसको अच्छे से लिख लेते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी said that Dalton's atomic theory said that atoms of different elements have different mass, but we now know that even atoms of different elements can have the same mass। इसी को हम आइसोबार कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आर्गन का, पोटेशियम का, कैल्शियम का। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18। पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। लेकिन इसका एटॉमिक मास भी 40, इसका भी 40 और इसका भी 40। ठीक है, चलो इसका एटॉमिक नंबर अलग अलग हैं लेकिन एटॉमिक मास सेम है। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के ड्रॉबैक्स थे। अगली क्लास में हम बात करेंगे डाल्टन साहब ने एलिमेंट को क्या क्या सिंबल दिए थे, आजकल मॉडर्न सिंबल क्या क्या हैं। पहले 20 एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, उनके एटॉमिक नंबर के बारे में बात करेंगे, उनके एटॉमिक साइज के बारे में बात करेंगे। फिर हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड,
ऐसे बहुत सी चीज़ें पढ़ के एटॉमिक मास के बारे में जानेंगे, एटॉमिक नंबर के बारे में जानेंगे, मोलिकुलर मास के बारे में जानेंगे। वो सभी अगली क्लासेस में होगा। थैंक यू।